बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देहात में रहते थे, घर में पंखा तक ना था। कुवैत से ताई आई थी, एक रूम में पंखा लगवा दिया। शाम हम सब इसी रूम में सोते। जब मैं सुबह उठती तो सर में दर्द होता। ताई कहती पंखे में सोने की आदत नहीं है इसलिए। पर कुछ ही दिनों में खबर हुई कि मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनते मेरी जान निकल गई। मैंने किसी को ना बताया और चेक करवाया तो दिल फटने लगा कि पंखे के बहाने ताई। शादी को काफी अरसा हो गया था लेकिन माशरे की बातों में कोई कमी नहीं आई थी। शौहर मुझे बहुत तसल्ली देता था कि मैं दिल छोटा ना करूं और अल्लाह पर यकीन रखूं, जरूर कोई हल निकल आएगा। इसी उम्मीद के साथ इस दिन दोबारा से हकीम के पास शौहर के साथ चली गई थी। ये मेरा कोई 10वां चक्कर था लेकिन इस बार एक उम्मीद थी। शौहर ने काफी तसल्ली दी थी। इसकी बात सुनकर मेरे अंदर खुद ही उम्मीद जाग जाती थी। मैंने भी ढेरों दुआएं की और इसके साथ हकीम के पास गई। शौहर को हकीम ने बाहर भेज दिया जबकि मुझे अंदर बुलाकर मेरा इलाज करने लगी थी। साथ ही साथ मुझसे काफी सवाल भी पूछने लगी थी जिसके जवाब में ईमानदारी से देती रही ताकि वो मेरा इलाज आराम से करें। पहले तो डॉक्टर का चेहरा काफी खुशगवार सा था पर जैसे मेरा इलाज किया तो इनका चेहरा उदास हो गया था। हर बार ऐसे ही होता था। इस बार भी मैं जान गई थी कि कोई फायदा नहीं हुआ और मैं एक बार फिर से मायूस होने वाली हूँ। मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था। शौहर को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, वो भी क्या कहेगा कि इसे एक औलाद की खुशखबरी भी ना दे सकी। पर मेरे बस में कुछ भी नहीं था। हकीम ने इस बार भी कहा था कि दवा का कोई असर नहीं हुआ। इसने मेरी सारी दवा फिर से बदली थी। मैं दवा खा कर तंग आ चुकी थी पर अगर दवा ना खाती तो सबने मुझे कसूरवार करार देना था। मैं बाहर गई और मेरा लटका हुआ मुंह देखकर शौहर जान गया था कि मैं इस बार भी कोई नतीजा नहीं निकला। हम दोनों घर चले गए। मैं काफी टूट चुकी थी। जब भी फौरन अपने कमरे में चली गई जबकि शौहर ने अपनी माँ के रूम में हाजिरी देनी थी। सास का गुस्से से पारा हाई हो चुका था। इसकी आवाजें मुझे मेरे कमरे तक सुनाई दे रही थी। मैं महसूस कर सकती थी कि मेरी सास को कितना अरमान है कि वो दादी बन जाए। इनका इकलौता बेटा था और वारिस भी इसी से होगा लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं था। शौहर ऊपर आया तो मुझे तसल्ली देने लगा कि सास की बात का बुरा मत मनाओ। मैं इसकी बात मान लेती थी। मैं शादी 5 साल पहले हुई थी। मेरी उम्र इस वक्त 18 साल की थी और मैं कॉलेज से पहले साल में थी और अपने खानदान की सबसे बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटी मेरी 3 बहनें भी थी। अब्बा की नौकरी इतनी अच्छी ना थी कि हमारा घर बहुत मुश्किल से चलता था। मुझे पढ़ाई का शौक था। जब भी अब्बा ने इजाज़त दे दी थी कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ लेकिन जैसे मैंने कॉलेज में कदम रखा था तो सारी फैमिली के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे और मेरी किरदार कशी करने लगे थे। मैं ये देखकर काफ़ी मुझे दुख होता था। अम्मा ने भी सब सुना तो कहने लगी कि मैं लड़की हूँ और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को मेरे लिए मुश्किल पड़ सकती है। पर मेरी बेइज्जत थी कि मैं पढ़ाई मुकम्मल करके रहूंगी। कोई भी अगर इसके बीच में आया तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब्बा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे लेकिन खानदान वाले अपने गंदे इरादे से बाज ना आए और अब्बा को तरह तरह की बातें सुनाते थे। अब्बा का इरादा बदलने लगा था। इनका नजरिया भी इन लोगों की वजह से तब्दील हो गया था। पहले मुझ पर किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं थी लेकिन अब मैं जरा सा भी लेट घर आती थी तो अब्बा की पूछकर शुरू हो जाती थी। ये देखकर मुझे काफी दुख होता था। मैं एहतियात से काम लेती थी कि कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे मुझे मुश्किल आ जाए पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब्बा की नेचर बिल्कुल बदल गई थी। अम्मा से अब वो ये बात करते थे कि वो मेरी शादी कर देंगे, बस अच्छा रिश्ता आने की देर है। ये बात सुनी तो मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि अभी तो मेरे से ताया थे जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। पर अम्मा ने मुझे चुप करवा दिया था कि मैं इस मामले में बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। मैं भी तंग आकर चुप हो गई थी। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। कुछ दिनों के बाद ही अब्बा के दोस्त की मदद से एक अच्छा रिश्ता मिला था। लड़के का नाम फहद था। इसकी अम्मा ने जैसे मुझे देखा तो फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी क्योंकि इन्हें जल्दी शादी करनी थी। इनका इकलौता बेटा था। इन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ था। अम्मा ने इनका इखलाक देखा तो जल्दी से हाँ कर दी। अब्बा पहले से राजी थे। इस तरह मेरा रिश्ता पक्का हो गया और साथ ही शादी की तारीख भी रख दी गई थी। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार ना थी क्योंकि जानती थी कि अगर हाँ कर दी तो पढ़ाई वाला ख्वाब तो मेरा अधूरा रह जाएगा। मैंने अपने ताया से सिफारिश की लेकिन ताया ने भी कह दिया कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ क्योंकि वो लोग काफी अच्छे थे और अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो बाद में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती थी। ताया के हर मशवरे को मैं मान लेती थी। इनकी सारी बातें मेरी जिंदगी पर सही लागू होती थी। ये बात सुनकर मुझे शक हुआ था पर मैंने इरादा कर लिया था कि अगर इन्होंने मशवरा दिया है तो मुझे इस बात को मान लेना चाहिए। ये सोचकर मैंने कोई वावेला नहीं मचाया और मेरी शादी फहद से हो गई थी। वो मेरे लिए काफी अच्छे शौहर साबित हुए थे। मेरी हर बात को सुनते थे। मेरी इनके नजदीक काफी इज्जत थी। वो मुझे अहमियत भी देते थे। मुझे लगता था कि जिंदगी में यही कुछ चाहिए था। वो अपनी फैमिली के चहेते थे। इस लिहाज से मेरी भी काफी इज्जत थी। मैं अपना पिछला माजी भुला चुकी थी और अब हाल में ही जीती थी।
सास हम दोनों को काफ़ी दुआएं देती थी। फाहद अपना बिजनेस करते थे, लेकिन शादी के बाद ही सास ने कह दिया कि हम घूमने चले जाएं और कुछ वक्त साथ गुजारें। फाहद ने अपनी माँ की बात मान ली और हम नॉर्दर्न एरियाज चले गए। कुछ देर बाद वापस आए तो हम दोनों काफ़ी खुश थे, पर सास ने दोबारा से कुवैत का वीज़ा लगवाया और हमें कुवैत भेज दिया। ये माँ का वीज़ा था और बहुत ही खुश हो गई थी और फाहद के साथ कुवैत जाने लगी। ताया से कुवैत का जिक्र मैं सुनती रहती थी। मुझे कुवैत जाने का शौक इनको देखकर हुआ था। जब भी वो मुझसे कुवैत की बातें करते थे तो मेरा यही दिल करता था कि काश मैं भी कुवैत चली जाऊं। मेरा ये ख्वाब पूरा हो गया था, पर वहां जाकर मुझे एक सरप्राइज मिला था। जब हम एक जगह रुके थे और किसी ने फाहद को बुलाया था, ये देखकर मैं हैरान हो गई थी। वो एक लड़की थी। मैं आज़ाद ख्याल तो थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा था। पर फाहद ने आराम से मुझे इस लड़की से मिलवाया था। वो फाहद की क्लास फेलो थी। मुझे देखकर इसने अरबी में फाहद को कुछ कहा, जिस पर वो हंसने लगा था। मेरा दिल किया कि इस जगह से उठ जाऊं, लेकिन ऐसा करना अच्छी बात नहीं थी। मजबूरन मुझे वहां रुकना पड़ा। वो लड़की चली गई जब फाहद ने बताया कि इस लड़की की इसी साल शादी होने वाली है। मुझे काफ़ी हैरानगी हुई और मैं दिल में बहुत शर्मिंदा हुई कि क्या सोच रही थी मैं। हम लोग वापस पाकिस्तान आए जब अम्मा की मुझे कॉल आ गई कि ताया की शादी होने वाली है। ये देखकर मैं काफ़ी खुश हो चुकी थी। ताया अम्मा अब्बा के पास ही रहते थे। अब इनका पोर्शन बन चुका था। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता था। मैं अपनी ज़िंदगी में गुम थी। सास ने इस वक्त हमें मिसालें देना शुरू कर दी थी कि हमसाये की 4 माह पहले शादी हुई और अब इसकी बीवी उम्मीद से है। पर फाहद मेरा साथ देते थे तो मुझे भी हिम्मत मिल जाती थी। मैं मेके आ गई थी ताकि ताया ताई की शादी में शिरकत कर सकती। ताया ने मुझे बताया कि इनकी शादी पसंद की है और लड़की कुवैत रहती है। तो ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी होती थी। मुझे इस वक्त पता चला कि घर में नई चीज़ें इस लड़की की वजह से ही आ रही हैं, वरना आज तक अब्बा ने कभी भी पंखा नहीं लगवाने दिया था, क्योंकि हम देहात में रहते थे। अब ताई के आने की वजह से पंखा लग रहा था। ताया ने मुझे इस लड़की की तस्वीर दिखाई जब मैं इसको किसी की कॉल आ गई थी और इस वक्त उठकर बाहर चले गए थे। मैंने भी इन्हें दोबारा याद नहीं करवाया था, क्योंकि अगले दिन ही ढोलकी थी जो कि इकट्ठी थी और मैं इस वजह से लड़की को देख ही सकती थी। मैंने ढोलकी की तैयारी की। अचानक ही कुछ मेहमान मुझसे मेरा हाल पूछा और मैं कहा कि मेरी शादी फाहद से हुई है, जिस पर मैंने फख्र से अपना सर हिलाया था। पर मेरी बात सुनकर वो अफसोस करने लगी थी। ये देखकर मुझे धचका लगा था। औरतें दुआएं देने लगी कि मेरी गोद भर जाए और अल्लाह मुझ पर रहम करे। मैं हैरान हो गई थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई बात है जो फाहद ने मुझसे छुपाई है, लेकिन वो क्या हो सकती थी। रात को जैसे ही ढोलकी हुई तो सब लोग लॉन में मौजूद थे। दुल्हन जैसे ही आई, सबके साथ मेरी नज़र भी इस पर पड़ गई। मैं हैरान हो गई थी कि दुनिया कितनी छोटी है। मेरी ताई तो फाहद की क्लास फेलो निकली थी। मुझे काफ़ी अजीब लगा था। मैंने हंसकर इसके पास गई तो इसने मुझे देखा तो वो भी हैरान थी और मुझसे मिली। फाहद ने हमें देखा तो हैरान हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इसे अच्छा नहीं लगा कि ताई की शादी मेरे ताया से हो रही है, पर इसने मुझसे किसी बात का इजहार न किया। ताई भी मुझे बाकी औरतों की तरह दुआएं देने लगी। ताया का निकाह इनसे हो चुका था। मैंने दिल में सोचा कि क्यों ना इनसे ही पूछ लूं कि आखिर ऐसा क्या है। मैंने जैसे ही पूछा तो ताई हंसने लगी थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक बात है जो वो मुझे कुछ दिन बाद बताएंगे। ताई की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी कि आखिर क्या बात होगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि 3-4 साल के बराबर हो जाएंगे और ऐसे ही हुआ था। ताई की शादी हो चुकी थी। जब सब मेहमान चले गए तो मैंने फाहद को कह दिया कि मैं 3 दिन तक आऊंगी। वो भी वापस चले गए। जब मैं ताई से पूछने लगी कि वो बात क्या थी, ताई मुझे अपने कमरे में लेकर आ गई। इनका कमरा काफ़ी अच्छा था। पंखे से कमरे का माहौल और भी खुशगवार हो गया था। वो अपनी अलमारी से कुछ तलाश कर रही थी। मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा था कि आखिर वो अलमारी से क्या निकाल रही हैं। कुछ देर बाद ही वो जैसे ही वापस आई तो इनके हाथ में एक फ़ोटो फ्रेम था। मैं हैरान हुई। वो किसी का फ़ोटो फ्रेम था और वो देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि इसमें तो ताई के साथ फाहद खड़े थे। मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि सच में ताई और फाहद के बीच शादी से पहले कुछ था। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ सोचती, जब ताई कहने लगी कि फाहद इन्हें पसंद करते हैं और वो भी फाहद को पसंद करती थी। इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन एक ऐसी खबर इनके खानदान में फैल गई थी जिसके बाद ताई के अब्बा से फाहद का रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया था। ये बात सुनकर हैरान हो गई थी कि ऐसी क्या वजह थी कि ताई के अब्बा ने इनकार किया। ताई ने मेरी परेशानी समझ ली थी जब ही कहने लगी कि किसी ने इस वक्त अफवाह फैला दी थी कि फाहद कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई थी कि इतने साल से मुझे खुशखबरी नहीं मिली थी। अब हर चीज़ मुझे याद आने लगी थी कि कैसे औरतें मुझे अफसोस से देख रही थी।
मेरी परेशानी ताई ने समझ ली थी। मुझे तसल्ली देने लगी कि इन बातों को बताने का ये मकसद नहीं था कि मैं ऐसा मुंह बना लूं, बल्कि इसका मतलब यही था कि फहद बिल्कुल ठीक थे। ताई के अब्बा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, पर ताई की बातों ने मुझे वहम में डाल दिया था। ताई जान गई थी कि मुझे पहले ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, इसलिए मुझसे कहने लगी कि मैं अब इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करूंगी। मैंने इनसे वादा कर लिया था। वो मुझे मजीद एक इलाज के बारे में बताने लगी थी, पर अब मुझे ये लगने लगा था कि अगर मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फहद को कोई बीमारी है, तो फिर मैं अपना इलाज क्यों करवाऊँ। इसलिए ताई को मना कर दिया था और वापस चली गई। अब फहद से मेरा मूड बन चुका था। वो अच्छे थे, लेकिन इन्होंने मुझे ये बात छुपाई थी। शायद वो मेरा रद्देमल चाहते थे, इन्हें डर था कि मैं छोड़कर चली जाऊंगी। पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि बेकसूर होते हुए भी मैं सास की बातें सुनूं, इसलिए इन्हें आगे से जवाब दे दिया करती थी। इतने इलाज करवा लिए पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। सास ने एक नई रट लगा ली थी कि इनकी बात सुनी तो मुझे धचका लगा था कि कैसे हो सकता है, वो इतनी आसानी से कैसे बोल सकती हैं। फहद को अपने सामने खड़ा किया और साफ साफ कह दिया कि वैसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेंगी, पर वो खामोश थे। मैं जानती थी कि अपनी माँ की मोहब्बत वो जरूर मानेंगे। मैंने इनके सामने कह दिया कि मैं जानती हूँ मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, अगर किसी के अंदर कमी है तो वो फहद है। सास ने बात सुनी तो इन्हें बदतमीजी लगी और जब कहने लगी कि अब तो फहद की दूसरी शादी करवा कर दम लेंगी, मेरे ऊपर गोया कोई तलवार लटक रही थी। मुझे समझ लग गई थी कि मेरा कौन सा इम्तिहान चल रहा है। सास लड़की तलाश कर रही थी। रोज जब मैं उठकर नीचे जाती थी तो सास के कहने एक नई और खूबसूरत लड़की की तस्वीर मौजूद होती थी। ये देखकर मेरे अंदर आग लग जाती थी। मेरा मिजाज बहुत बुरा हो गया था। फहद भी अपनी अम्मा की तरफदारी करते थे। मैं इनसे अब कोई भी बात करती थी तो यही बोलते थे कि मैं मुंहफट हो चुकी हूँ, इस वजह से हमारा गुजारा मुश्किल हो गया है, जबकि ये सब कुछ इनकी वजह से हो रहा था। एक दिन अचानक ही सास ने खुशखबरी सुनाई थी कि वो एक लड़की ने पसंद आ गई है, अब वो फहद की दूसरी शादी कर देंगी। ये देखकर मैं हैरान हो गई थी, गोया बेहोश होने वाली थी। मैंने फहद के सामने हाथ जोड़े, मैं काफी रोई थी। फहद ने मुझे हौसला दिया कि वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है और मैं सारी जिंदगी इनकी बीवी बनकर रहूंगी। अब अम्मा की बात को वो रद्द नहीं कर सकते थे। इनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। इसका मतलब साफ था कि फहद दूसरी शादी करने वाले हैं। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। फहद ने मुझे आखिर में 2 माह का वक्त दिया था जिसमें मैंने इन्हें औलाद की खबर देनी थी। अगर मैं ऐसा करने में नाकाम हो जाती तो फहद ने दूसरी शादी कर लेनी थी। 2 माह का वक्त मुझे जैसे मिला मैं बहुत खुश हो गई थी, जैसे मैं अपना काम करके दिखाऊंगी। पर इस 2 माह में कुछ भी नहीं हो सका और फहद को दूसरी शादी करनी पड़ी थी। मेरी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई थी। अपने सामने अपनी सोतन देख रही थी। मेरे अंदर न जाने कहां से हिम्मत पैदा हो गई थी। मेरा पल पल अजियत में गुजरने लगा था और मैं अपना आप खो देती थी और सोतन के सामने फहद की बुराइयां करने लगती थी कि फहद में नुक्स है। सोतन वो सारी बातें फहद को बताती थी। मैं वापस अपने घर आ गई। फहद ने मुझे छोड़ने से इनकार कर दिया था कि वो कभी भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। ताई ने मुझे हौसला दिया, पर अब कुछ भी नहीं बचा था। अपने शौहर को बटा हुआ देख रही थी। मैं कुछ अरसे बाद जैसे वापस ससुराल गई तो सबके चेहरे खिले हुए थे। फहद काफी खुश था। सास का खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था, जबकि सोतन की काफी खिदमत हो रही थी। मैंने काम वाली से पूछा कि आखिर क्या हुआ है। इसने किसी ने बताया कि नंदा मेहमान आने वाला है। मैं सारा मामला समझ गई थी। मुझे काफी हैरानी हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे समझ नहीं पा रही थी कि सबको कैसे बताऊं ये सब झूठ है। सोतन के पास गई और उससे कहने लगी वो झूठ बोलना बंद कर दे। जब वो मेरी बात सबके सामने सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मैंने इसे कहा कि मैं सब जानती हूँ, फहद बाप नहीं बन सकते। सोतन शौक हो गई थी और कहने लगी कि वो मेरी शिकायत फहद से कर देगी। रात को अपने कमरे में सो रही थी जब फहद ने रूम में आकर मेरा बाजू थामा और मुझे बाहर निकालने लगे। कहने लगे कि मेरी हिम्मत कैसे हुई जो मैंने इनकी औलाद को किसी और का नाम दिया और इनकी बीवी के साथ बदतमीजी की है। वो मुझे घर से बाहर निकाल चुके थे, जबकि मेरी एक भी बात ना सुनी और वापस मेके आ गई थी। मैं काफी टूट चुकी थी। जिंदगी में पहली दफा फहद ने मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया था। मैंने इरादा कर लिया था कि अब कभी भी ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। रात को सोते हुए अचानक से एक चीख निकलती थी और मैं उठ बैठती थी। सब घर वाले मेरी वजह से परेशान थे और कहते थे कि मैं फहद से अलग हो जाऊं ताकि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। पर मेरा ये मानना था कि अगर सोतन ये खुशखबरी दे सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मेरी इस हालत की वजह से ताई अब मुझे अपने साथ सुलाने लगी थी। ताया वैसे भी कुवैत चले गए थे। ताई मेरा काफी ध्यान रखती थी और कहती थी कि फहद रोज मेरी हालत का मुझसे पूछते हैं, पर मुझे ये सब झूठ लगता था। इनके नजदीक अब इनकी दूसरी बीवी सब कुछ थी। ताई ने मेरा वही इलाज शुरू कर दिया और मैं मायूस हो चुकी थी, जैसे जिंदगी रुक सी गई थी। अचानक एक दिन रात को सोते हुए मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे घबराहट होने लगी। ताई ने मुझे हकीम के पास जाने का मशवरा दिया और मैंने इनकी बात मान ली। वो भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार थी। मैं जैसे हकीम के पास गई तो वो खुशखबरी सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन आया।
ताई ने फहद को बताने का कहा, पर मैंने कहा इन्हें खुद जाकर सरप्राइज दूंगी। जैसे वहां पहुंची तो सोतन फोन पर किसी से कुछ बात कर रही थी। मैंने जैसी बात सुनी तो शॉक हो गई थी कि वो बच्चा किसी और का है और ये औरत फहद को बेवकूफ़ बना रही है। मैंने जल्दी से इसका सामना किया, पर इसने तो बाजी पलट दी थी कि मैं इसके बच्चे के खिलाफ बात कर रही हूँ। इसने फहद को भी मेरे खिलाफ कर दिया था। इन्हें भी अपनी बीवी पर यकीन था। जब ही तैश में आकर मुझे बाहर निकालने लगे, मुझे इन्होंने इतनी जोर का धक्का दिया कि मैं पेट के बल गिरी थी। मेरी पटक पूरे घर में मेरी चीख फैली थी और सबको इस औरत की पड़ी थी कि आया इसने मुझे सहारा दिया। मैंने जल्दी से इन्हें कहा कि मुझे अस्पताल ले जाया जाए, मेरे साथ थी। जैसे इन्हें पता चला वो काफ़ी खुश हो गई थी और कहने लगी कि खुशखबरी तो फहद को देनी चाहिए, पर मैंने रोक दिया कि इन्हें खोखली खुशी ज़्यादा अजीज है। आया को मैंने बता दिया कि इस औरत के पेट में जो बच्चा है वो फहद का नहीं है। वो तो हैरान हो गई। मैंने आया को मना किया कि वो मेरी इस खबर के बारे में किसी से भी बात नहीं करेंगी। मैंने इरादा कर लिया था कि अब मैं खुद ही अपना ख्याल रखूंगी। मैंने 1000 बार कोशिश कर ली थी, पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। कुदरत ने मुझे बच्चे से नवाजा था। ये खबर फहद को पता चली तो भागते हुए मेरे पास आया। वो अपनी दास्तान सुनाने लगा। इसे इस औरत ने धोखा दिया था, फहद ने इसे छोड़ दिया। वो औरत धोखा देकर जा चुकी थी, पर मैं फहद के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। मैंने इरादा कर लिया था कि अपने बच्चे की देखभाल खुद ही करूंगी। फहद को खाली हाथ लौटना पड़ा। सास भी मेरे पास आई थी। वो मुझसे माफी मांगने लगी थी कि फहद की हालत खराब हो रही है और मैं वापस आ जाऊं और जिंदगी दोबारा सच्ची हो जाएगी, पर मेरा कोई इरादा नहीं था। लोग गलत करके बहुत जल्दी भूल जाते हैं और ये तवक्को करते हैं कि हम इन्हें माफ कर दें। मुझे अम्मा ने काफी समझाया और ताई ने भी कहा कि मेरा वापस जाना बेहतर है, इसी में बच्चे की बेहतरी है। इनकी बात मानकर मैं वापस चली गई और फहद काफी शर्मिंदा थे, लेकिन वो मेरा काफी ख्याल रखने लगे थे। वो पहले जैसे बन गए थे, पर मैं इतनी जल्दी सब कुछ भुला नहीं सकती थी। इसने मुझे जिस हाल में आने के लिए काफी वक्त लगना था, कुछ अरसे तक मैं नाराज रह सकती थी। इस बच्चे ने हमारी जिंदगी में रंग भर दिए थे और रौनक से हमारी जिंदगियों को खुशगवार कर दिया था। मेरे लिए मेरा बच्चा अब सब कुछ था। मैं इसके लिए काफी तकलीफ के बाद मैंने इसको हासिल किया था।